जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। अभी इस नए सीरीज़ में हम लोग एमसीक्यूज़ जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और साथ-साथ कभी-कभी किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी डिटेल में देखेंगे। इस नई सीरीज़ से दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स को फ़ायदा होगा। जो लोअर पीसेस के बैच से जुड़े हुए हैं, उनको टॉपिक बता दिया जाता है, उनको पहले पीडीएफ दे दी जाती है, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। उनको बताया जाएगा कि आपको यहाँ से यहाँ पढ़ना है और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो लोग फ्री में यूट्यूब पे भी वीडियो देखेंगे या किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी करेंगे, उनके लिए कैसे फ़ायदा होगा? उनके लिए इस तरह से फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम लोग, चीज़ों को समझेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वो आपको कहीं न कहीं हर तरीके के एग्ज़ाम में जहाँ पर इस सीरीज़ से जुड़े हुए टॉपिक्स और क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, वहाँ पर आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल नए होंगे जो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं हट के पूछे गए हैं, लेकिन आजकल जिस तरह से पेपर को बनाया जा रहा है, आप इस तरह के क्वेश्चंस की भी उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पर हम लोग डिटेल में जाएँगे। जो बहुत डिटेल वाले टॉपिक होंगे उनको हम लोग फिर कभी अलग से ज़रूर डील करेंगे। तो आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग है, मिलान करना है कुछ फॉरेन कंपनीज यानी कि जब विदेशी कंपनियां भारत में आती थी व्यापार करने के लिए, उन कंपनी का नाम है और उसके साथ आपको ये बताना है कि क्या उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जिस शहर में, जिस जगह पर और जिस वर्ष में स्थापित की थी, वो सही मिलान है, वो सही मैच हो रहा है कि नहीं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी मसूलीपट्टनम में उसने स्थापित किया था 1605 में। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करता है 1605 में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो डेनिश लोग कौन होते हैं? जो डेनमार्क के लोग होते हैं उनको हम लोग डेनिश बोलते हैं। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेनक्योबार में 1620 में स्थापित किया था अपनी पहली फैक्ट्री को। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेनक्योबार में 1620 में अपनी पहली कंपनी को फैक्ट्री को स्थापित किया था। देखिए, उस समय जो फैक्ट्री वर्ड इस्तेमाल होता था, उसका मतलब गोडाउन होता था, गोदाम होता था। इनके इनके गुड्स आते थे, सामान आते थे, आयात करते थे ये भारत में या फिर भारत से जो इनको सामान निर्यात करना हो, एक्सपोर्ट करना हो। तो जहाँ पर भी ये बड़े-बड़े गोडाउन होते थे, वहाँ पर ये सामान को रखते थे, उसी को ये फैक्ट्री कहा जाता है। आज भी बहुत सारी जगह जो हमारे भारत में है, वहाँ पे गोडाउन होता है, गोदाम होता है, उसी को हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं। तो फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पर ये किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, विनिर्माण कर रहे थे, कुछ बना रहे थे, तो ये गोदाम को भी फैक्ट्री बोलते थे। ये बात याद रखिएगा। तीसरा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में 1667 या 1668, 1667 या 1668, हमेशा इस टॉपिक पे डिबेट होता रहता है कि कौन से वर्ष में ये स्थापित हुआ था। तो जो भी एग्जाम में आएगा इसको आप लोग समझ लीजिएगा, 1667 या 1668 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था अपनी कंपनी। तो ये तीनों ही जो है उसका मिलान बिल्कुल सही है। अब यूट्यूब के नीचे आप कमेंट करके ये बताएंगे कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। याद रखिएगा, पूर्ण तरीके से काम करने वाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, ये आपको बताना है वर्ष के साथ में, किस ईयर में किया था स्थापित, ये भी आपको बताना है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर यही बात यहाँ पर लिखी हुई है इस चीज में कि तीनों ही पेयर बिल्कुल सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो वीओसी थी, उसने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। कब किया था? 1605 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ स्थापित किया था केंद्र अपना? ट्रेनक्योबार में 1620 में। और तीसरा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1667 या 1668। तो ये हमारा तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। Which private British railway company was chartered to construct and manage the operations of the first railway line between Bombay and Thane? क्वेश्चन समझते हैं। बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन के निर्माण और उसके संचालन का प्रबंधन करने वाली निजी ब्रिटिश रेलवे कंपनी कौन थी? देखिए, हमें यह पता है कि पहली बार जब रेलवे को चलाया गया था, ट्रेन को चलाया गया था भारत में, तो बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी, जो डलहौजी थे, वो 1853 में गवर्नर जनरल थे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि अब आजकल क्या क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी थी, निजी कंपनी थी, ब्रिटेन की रेलवे कंपनी थी, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि रेलवे लाइन आप बनाइए और उसका जो परिचालन है वो आप मेंटेन करिए, उसका ऑपरेशंस को भी
करना है, काम करना है। तो अब यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए कि पहली बार सवाल आया एग्जाम में, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी। अब आपको पता होना चाहिए बॉम्बे से ठाणे हमारे भारत के कौन से हिस्से में आपको देखने को मिल रहा है? ये हमारे पूरब साइड में देखने को मिल रहा है। और अगर ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी है, जैसे हमारे ये पश्चिम साइड है, ये हमारा पूरब साइड है, तो हमारे पश्चिम भारत के साइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है? बॉम्बे से ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन। अब यहाँ ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी शायद यहाँ कहीं संभालती होगी, मद्रास रेलवे कंपनी कहीं यहाँ कहीं संभालती होगी। एक रफ हम आइडिया बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ये क्या है? पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप पठार, आपको पता है पेनिनसुला प्लेट्यू जो आप भारत का पढ़ते हैं। पेनिनसुला वो कोई भी भूमि का हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, वो पेनिनसुला है। चारों तरफ से घिरा हो जाएगा तो आइलैंड हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। तो ये कुछ हो सकता है, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र भी हमारा, ये पूरा क्षेत्र जो है ये हमारा पेनिनसुलर एरिया में आता है, पठार एरिया में आता है, प्रायद्वीप एरिया में आता है। उसके बाद क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, कहीं आ सकता है, क्योंकि उस समय भारत में एक बड़ा हिस्सा था। तो हमें अगर एग्जाम में मार्क करना हुआ, इस क्वेश्चन को रिस्क लेना हुआ, तो हमारा सही आंसर क्या हम मार्क करेंगे? इसका हम आंसर मार्क करेंगे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर भी है, ये रहा सी ऑप्शन। तो यहां पर देख सकते हैं कि ये जो कंपनी थी 1849 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित करके एक अधिनियम के तहत इस कंपनी की स्थापना की गई। और उसके बाद से इस कंपनी की जिम्मेदारी थी कि आप रेलवे लाइन बिछाइए और उसका संचालन करिए, जो भी ट्रेन आ रही है जा रही है आवाजाही में उसके ध्यान को दीजिए। बस यही चीजें हैं कुल मिलाकर। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां देखिए ये सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग पोर्टुगीज गवर्नर्स इंट्रोड्यूस्ड द ब्लू वाटर पॉलिसी and defeated the combined naval forces of गुजरात, इजिप्ट एंड टर्की इन द बैटल ऑफ दियू। यानी सवाल ये पूछ रहा है कि कौन से एक ऐसे पुर्तगाली गवर्नर हैं जिन्होंने पहली बात तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति लाया था इन्होंने। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू यहाँ पर इसलिए दर्शाया जा रहा है, समुद्र को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में केंद्रित करके ये नीति बनाई गई थी, क्योंकि पुर्तगालियों को समुद्र का बादशाह बनना था, उनको अपनी पूरी पकड़ समुद्र पे बनानी थी। और जो इन महत्वपूर्ण द्वीप थे, महत्वपूर्ण तट थे, कोस्ट था, वहां पर बड़े बड़े किलों की स्थापना करके अपनी पकड़ को और मजबूत करनी थी, क्योंकि पहले समुद्री रास्तों से ही बहुत सारे व्यापार होते थे। तो उनसे अगर आपको टैक्स लेना होगा, चुंगी लेना होगा, कंट्रोल करना होगा कि कौन सा सामान कहाँ पे जाएगा, और आपका अगर मुनाफे वाला प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है, व्यापार है, तो आप बोलेंगे कि सिर्फ मेरी जहाज यहाँ से जाएगी, अगले वाले को हम जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर यही सवाल है। साथ ही साथ ब्लू वाटर की नीति तो इन्होंने लाई थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? 1509 में दीव के पास में एक युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त नौसैनिक जो सेना थी, इसको भी इन्होंने हरा दिया था। तो हम लोग बात कर रहे हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में। 1509 का ये जो युद्ध हुआ था दीव में, इससे पहले बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो 1508 में बैटल हुआ था, एक युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ चौल। चौल जो है ये आपका महाराष्ट्र में आता है। जिले का नाम ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं है, रायगढ़ जिले में ही आता है। तो महाराष्ट्र में ये चौल एक जगह है। वहां पर क्या हुआ था 1508 में कि जो इनकी सेना थी और उसका नेतृत्व जो नौसेना थी, उसका नेतृत्व जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो बेटा था वो खुद कर रहा था। और जब ये अचानक से अटैक हुआ था उस जहाज के ऊपर, तो उसमें इनका बेटा मारा गया था। तो अगले साल इन सब के खिलाफ एक संयुक्त अभियान जो ये लोग चला रहे थे, तीनों जगह के नवाब लोग मिलकर। तो यहाँ पर जो इनके राजा थे, तुर्की के, गुजरात के सुल्तान जो थे, गुजरात के, इजिप्ट के और तुर्की के, क्योंकि पहले व्यापार जब होता था तो गुजरात एक महत्वपूर्ण स्थान था। वहां से जितने भी लोग आते थे उनको कर देना होता था। उसके बाद तुर्की, और तुर्की आज भी तुर्की के बाद आप इजिप्ट से होते हुए आएंगे। आज भी लाल सागर और भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ता हुआ जो सुएज नहर है, सुएज कैनाल है, वो किसके कंट्रोल में आता है? इजिप्ट के कंट्रोल में आता है। तो वो वाला एरिया पहले था। इन लोगों ने बाद में पता लगाया था व्यापार का तरीका। वास्को डी गामा ने जो केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से होते हुए व्यापार करने का एक रास्ता इन्होंने
एक वैकल्पिक रास्ता, ऑल्टरनेट रूट निकाला था उससे, जो सी रूट पहले से कंट्रोल में था किसके, यहाँ पर इजिप्ट के सुल्तान के अंतर्गत। तो इन लोगों को लगा कि एक मुनाफे वाला रूट इन लोगों ने पता कर लिया। अब हमारा जो सी रूट है उसमें ये कम व्यापार करेंगे। दूसरी बात, ये लगे कंट्रोल करने, ये निर्धारित करना शुरू कर दिए कि मेरा सामान वहां उस तट पे पहुंचेगा, आपका नहीं पहुंचेगा। तो उसी के खिलाफ एक संयुक्त अभियान इन लोगों ने बनाया था, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा 1508 में चौल के युद्ध में मारा गया था। और अगले वर्ष फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इनकी पूरी संयुक्त जो सेना थी, नौसेना थी, उसको हरा दिया था। तो ब्लू वाटर की नीति, शांत जल की नीति भी इन्होंने बनाई, और साथ ही साथ इन्होंने हरा दिया तीनों सेना की संयुक्त सेना को, यानी कि तीनों ही सुल्तान के संयुक्त सेना को, कंबाइंड आर्मी को। यह बात यहाँ पर लिखी हुई है। और ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है पहले पुर्तगाली गवर्नर भी हैं भारत के। तो फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया किसको माना जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। और यही बात लिखा हुआ है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक रहे, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। उन्होंने कोचीन की किलाबंदी की, कोचीन में उन्होंने किलाबंदी किया। हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर नीति का पालन किया। और 1509 में दीव के युद्ध में गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त नौसेना को हराकर पुर्तगाली नौसेना की शक्ति को और मजबूत कर दिया, सुदृढ़ कर दिया, क्योंकि अब कंट्रोल इनके पास है, पैसा इनके पास आएगा। तो उसके बाद जो भी गवर्नर आएंगे सभी को उसका फायदा भविष्य में भी होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जब मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए थे, तो वहां पर आने के बाद उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपको बताना है। ये सूरत पहुंचे थे 1608 में, जिस शिप में आए थे उसका नाम था हेक्टर। यानी कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जब 1608 में भारत आए और जहांगीर के दरबार में जब पहुंचे थे, तो जिस जहाज से ये आए थे तो उसका नाम था हेक्टर, और ये 1608 में सूरत में पहुंचे थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी बात, जो एम्परर जहांगीर थे उन्होंने इनको 400 का मनसब दिया था। मनसब एक रैंक होता है। और साथ ही साथ इंग्लिश खान का टाइटल दिया था। इंग्लिश खान का टाइटल इसलिए दिया था जहांगीर ने, क्योंकि जब ये हेक्टर वाले जहाज से आए थे कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, तो उन्होंने तुर्की भाषा में बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी। तो जब अच्छी तुर्की भाषा इन्होंने बोला बहुत बेहतरीन तरीके से, तो जहांगीर ने खुश होकर उनको इंग्लिश खान की उपाधि दे दी थी। पीछे इसका एक बार सवाल भी आ चुका है, 2023 या 2024 में, 2023-24 में ही कभी आया हुआ है, 23 में ही है शायद। सम्राट जहांगीर ने क्या किया कि जो विलियम हॉकिंस थे उन्हें 400 का मनसब दिया, रैंक, और साथ ही साथ इंग्लिश खान की उपाधि भी दी। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी आपसे बन सकता है। किस जहाज से आए, उस हेक्टर के नाम से बन सकता है। कब आए, 1608 में। कितने की जहांगीर ने मनसब रैंक दिया था विलियम हॉकिंस को, 400 का। और कौन सा टाइटल, उपाधि दिया था, इंग्लिश खान का। क्यों दिया था? क्योंकि तुर्की भाषा में बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने जाते ही जहांगीर के दरबार में अपनी बात रखी थी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो बोथ 1 एंड 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। तो ये वही चीज है, यहां पर आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए। अब हुआ ये था, आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे, 1717 में फारूक सियार ने गोल्डन फरमान यानी कि सुनहरा फरमान जारी किया। गोल्डन फरमान इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा कर देने से वो बच गए थे। उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया था, मुनाफे वाला हो गया था। तो इस तरह का कुछ गोल्डन फरमान इन्होंने जारी किया था। सवाल ये है कि वो डॉक्टर कौन था जॉन सुरमान की कंपनी मिशन में, जिसने मुगल एम्परर फारूक सियार, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सीरियस हालत में है, बचने का भी कम चांस है, तब उस डॉक्टर ने इनका इतना अच्छा इलाज किया था और स्वस्थ कर दिया था इनको, कि ये ठीक होने के बाद इन्होंने खुशी से गोल्डन फरमान, सुनहरा फरमान जारी कर दिया था अंग्रेजों के लिए। यही सवाल है। सवाल यह है, जॉन सुरमन के नेतृत्व वाले कंपनी मिशन में वह डॉक्टर कौन था जिसने मुगल सम्राट फारूक सियार को एक गंभीर बीमारी से उबरने में मदद किया, जिसके कारण ऐतिहासिक 1717 का जो सुनहरा फरमान है, गोल्डन फरमान है, वो इन्होंने जारी किया था। किसने? फारूक सियार ने, ब्रिटिशर्स के लिए। तो उस डॉक्टर का नाम है विलियम हैमिल्टन। याद रखिएगा, विलियम हैमिल्टन उस डॉक्टर का नाम है जिसने मुगल बादशाह फारूक सियार, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, उनके इलाज किया उन्होंने,
और विलियम हैमिल्टन ने, और इसी इलाज से खुश होकर जब वो स्वस्थ होकर ठीक हुए तो उन्होंने सुनहरा जो फरमान था, गोल्डन फरमान, वो जारी कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विलियम हैमिल्टन के बारे में ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन, विच बैटल फॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। देखिए 3 कार्नेटिक युद्ध हुआ था हमारे दक्षिण भारत में, 3 कार्नेटिक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा बैटल है जो लड़ा गया ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर डिमॉन्स, और उसने ये दिखाया कि स्मॉल डिसिप्लिन्ड और ट्रेंड यूरोपियन आर्मी सक्सेसफुली हरा सकती है, डिफीट कर सकती है एक बहुत बड़ी ट्रेडिशनल इंडियन फोर्स को। यानी क्वेश्चन क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़े गए किस युद्ध ने यह प्रदर्शित किया कि एक छोटी और अनुशासित और प्रशिक्षित अगर यूरोपीय सेना है तो एक बहुत बड़ी पारंपरिक भारतीय सेना को पराजित कर सकती है। सेना छोटी है, भारतीय सेना बहुत बड़ी थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान, कर्नाटक युद्ध के दौरान हमें यह देखने को मिला कि वो भारतीय सेना हार गई। तो अब हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए हुआ क्या था। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बैटल ऑफ सेंट थोम, अडियार की लड़ाई। सेंट थोम यानी कि अडियार का युद्ध, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका अगर आप बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, तो आप ऐसा कुछ समझिए कि यहाँ पर ये हमारे भारत का हिस्सा है, यहाँ कहीं मद्रास है। अदियार जो है सेंट थोम, वो अब मद्रास के आसपास का, मद्रास में ही अब वो एक एरिया है। अब यहाँ पर हुआ ये था कि लड़ाई चल रही थी और कर्नाटक के जो कर्नाटक क्षेत्र के नवाब थे उनका नाम था अनवरुद्दीन। अब जो अनवरुद्दीन जी थे उन्होंने फ्रेंच को बोला कि अंग्रेजों पे तुमको कोई लड़ाई नहीं, अटैक करना है, और उन्होंने इनको चेतावनी भी जारी किया, बट वो वहां से मानने वाले थे नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, अनवरुद्दीन ने अपने बेटे महफूज खान को भेजा और उनकी नेतृत्व में 10,000 के करीब सेना भेजा। बोला कि जाओ और एकदम दिखा दीजिए कि हम लोग हैं कौन, ताकि हमारी औकात देखने के बाद अगली बार हमें हमारी बातों को टालने की हिम्मत ना कर पाए फ्रेंच के लोग। बट हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पर महफूज खान जो थे इनके सामने पड़ गए कैप्टन पैराडाइज। अब कैप्टन पैराडाइज जो थे इनके पास 1,000 लोग थे, इसमें कुछ भारतीय ट्रेंड भी सेना के लोग थे और अधिकतर फ्रेंच के लोग थे। अब कैप्टन पैराडाइज ने इतने बेहतरीन तरीके से, संगठित तरीके से लड़ाई किया कि अनवरुद्दीन के बेटे महफूज खान की हार हो गई। महफूज खान 10,000 सेना लेके आए हैं अटैक करने के लिए और इनके पास 1,000 सेना है, लेकिन जो आधुनिक हथियार है, संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये लड़ाई कर रहे हैं, उससे इनकी बड़ी सेना को हार हुई। और ये एक एग्जाम्पल पेश हुआ कि अगर कोई यूरोपीय कंपनी संगठित तरीके से, बेहतरीन तरीके से, किसी अच्छे लीडर, आर्मी के जो कैप्टन हैं, आर्मी के लीडर हैं, कोई भी आर्मी के ऑफिसर हैं, ट्रेंड आर्मी ऑफिसर के अंतर्गत अगर लड़ाई करते हैं तो बड़ी से बड़ी भारतीय सेना को हराया जा सकता है। यहाँ से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था। तो यही कुल मिला के कहानी है जो थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको समझना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है कि जो बैटल ऑफ सेंट थोम है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थोम यानी अडियार के युद्ध में फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया था। और वो आर्मी के जो लीड कर रहे थे फ्रांस की आर्मी को, फ्रेंच आर्मी को, वो थे कैप्टन पैराडाइज। और कैप्टन पैराडाइज ने अनवरुद्दीन जो कर्नाटक के उस समय नवाब थे, उनके बेटे महफूज खान को हरा दिया था। वो 10,000 सेना लेके आए थे, इनके पास 1,000 सेना लगभग थी। तो ये चीज आपको समझना है, जानना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैच द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव कर्नाटिक वॉर्स। अब देखिए 3 कर्नाटक युद्ध हुआ, तो जब जब बाहर कारण हुआ है, मतलब भारत के बाहर का कोई कारण था जिससे अंग्रेज और फ्रेंच एक दूसरे से लड़ गए, तो संधि भी जो साइन होगी शांति के लिए, शांति समझौते के लिए जो संधि साइन होगी, जो पीस ट्रीटी साइन होगी, वो भारत के बाहर होगी। तो पहला कर्नाटक वॉर था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ट्रीटी ऑफ एक्सला शैपल। तो एक्सला शैपल की संधि हुई थी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था, पौंडीचेरी की संधि हुई थी, ये भी ठीक है। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, पेरिस की संधि हुई थी, ये भी ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग, और इसमें जो महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो जो पिछला वाला भी क्वेश्चन का उसमें इवेंट था वो भी हम लोग देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है, तो उनको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे अलग से। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे अपना फोकस करते हैं।
तो यहीं पे ये बात लिखी हुई है कि तीनों ही जो मिलान है वो बिल्कुल ठीक है, जो अभी हम लोगों ने प्रश्न में भी देख लिया है। अगला प्रश्न देखिए, विच नवाब ऑफ बंगाल फेमसली कंपेयर्ड यूरोपियंस टू बीज, स्टेटिंग दैट दे वुड गिव हनी इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बट वुड स्टिंग एंड किल इफ इंटरफियर्ड विथ। यानी यह प्रश्न देखिए, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे, लेकिन यदि अगर उन्हें छेड़ दिया जाए तो वे डंक मारकर मार डालेंगे। अब ये बात अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों के ऊपर कही थी। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं, ये सब इस तरीके की हैं कि अगर आप इनके साथ अच्छा तालमेल बैठाते हैं, इनके काम के बीच में हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफियर नहीं करते हैं, तो ये व्यापार से आपको मुनाफा कमा के दे देंगे, कर कमा के दे देंगे। मुनाफा कमाएंगे, बिजनेस अच्छा करेंगे और कर जो होगा वो आपको लाके दे देंगे। लेकिन अगर आपने कोशिश किया कि इनका मुनाफा, आपने कोई हस्तक्षेप किया और इसकी वजह से इनके मुनाफे में कटौती हुआ, घटाव देखने को मिला, इनका मुनाफा घट गया या किसी भी तरह से बिजनेस में असर हुआ, तो आप ये मान के चलिए कि फिर ये मधुमक्खियों की तरह आपको काटेंगे और मार भी देंगे। तो ये बात जो है वो अलीवर्दी खान ने कही थी जब वो बंगाल के उस समय गवर्नर हुआ करते थे, बंगाल के नवाब हुआ करते थे। तो 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान। तो उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से कर दी थी और बोला था कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये कार्य कर रहे हैं, इनको मत छेड़िए, आपको शहद दे देंगे, अगर आपने इनको छेड़ने की कोशिश किया तो ये डंक मार के आपको मार डालेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिक ट्रीटी ब्रॉड द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर to an end, breaking the image of English invincibility as हैदर अली marched close to मद्रास। यानी इसमें यह बोला गया है, किस ऐतिहासिक संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में लड़ाई हुई थी, 4 लड़ाइयां हुई थी, तो पहला लड़ाई जब समाप्त हुआ 1767 से 69 तक चला, जिसने अंग्रेजों की अजेयता की छवि को तोड़ दिया, क्योंकि हैदर अली तेजी से अभियान चलाते हुए मद्रास के निकट पहुंच गए थे। तो यही वो पूछ रहा है कि कौन सी संधि हुई थी, जब मद्रास तक पहुंच गए थे तो ट्रीटी ऑफ मद्रास हो जाएगा, मद्रास की संधि वो कर लेंगे वहां पर जाकर। इसको भी हम लोग अलग से कवर करेंगे कि अंग्रेजों के बीच में और जो ये टिप्पू सुल्तान, हैदर अली, जो मैसूर की ये लोग नवाब हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, इनके बीच जब 4 युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला, कब कौन क्या लड़ा, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल तरीके से हिस्ट्री में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर आता रहता है। और यहीं पे लिखा हुआ है कि क्या हुआ कि जब मद्रास में अचानक से हैदर अली अपनी सेना लेके पहुंच गए और वहां के जो आर्मी चीफ थे या जो भी संभाल रहे थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। उनके सरेंडर करते ही इस बात को लोग समझ गए कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों से आप लड़ेंगे तो हर बार हार ही जाएंगे या फिर अंग्रेज हमेशा जीत जाएंगे। तो उस इमेज को तोड़ने में हैदर अली ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर यही वाली बात यहाँ पर भी ये कही गई है। और कौन सी संधि से हुआ था, तो मद्रास तक पहुंच गए थे तो मद्रास में संधि आप करेंगे, पांडिचेरी या कहीं और जगह पे जाके क्यों संधि करेंगे। इस तरह से आपको चीजें समझनी है। अगला क्वेश्चन, द इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर वाज द इंग्लिश कैप्चर ऑफ माहे। और ऐसा क्यों हुआ कि हैदर अली को ये प्रोवोक हो गया अटैक करने के लिए ब्रिटिशर्स के ऊपर। यानी कि अंग्रेजों ने माहे पे, जो केरल साइड में, वहां पर अटैक किया और जब वहां पर उन्होंने आक्रमण किया तो ऐसा क्या तत्कालिक कारण था कि जैसे ही अंग्रेजों ने माहे पे कब्जा किया, अटैक किया, तो इससे हैदर अली को अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए प्रेरणा क्यों मिली, क्यों उनको ऐसा बाध्य होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा कि जैसे ही अंग्रेजों ने अटैक किया माहे पर तो उनको जाके अंग्रेजों से लड़ाई करना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि फिर से आप दक्षिण भारत में ध्यान देंगे तो ये जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर कहीं माहे है, तो जो पश्चिम तट है वो फ्रांस की, फ्रेंच की बहुत अच्छी होल्ड होती थी, वहाँ पर उनकी पकड़ थी, वहाँ पर उनकी फैक्ट्रीज थी। अब जो फ्रेंच थे और जो मैसूर है, इनके बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे और अंग्रेज यहाँ कहीं थे। अब अंग्रेज के साथ कर्नाटक क्षेत्र के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, और वो लोग एक साथ थे। अब यहाँ पर जब अंग्रेजों ने माहे पर अटैक किया तो बाध्य होकर मैसूर को उनकी मदद के लिए आना पड़ा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट इस तरीके से मैच कर रहा है, माहे वॉज अ फ्रेंच कंट्रोल्ड पोर्ट लिंक्ड विथ हैदर अलीज स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन। तो माहे एक फ्रांसीसी नियंत्रित बंदरगाह था जो हैदर अली के संरक्षण क्षेत्र से जुड़ा था। तो जो बंदरगाह है वो वहां पर माहे क्षेत्र में है।
माहे में एक बंदरगाह, एक पोर्ट है जो कि किसके नियंत्रण में आता है? फ्रांस के अंतर्गत आता है, उनके नियंत्रण में आता है। और जब उनके नियंत्रण में आता है तो उसमें टीपू सुल्तान ने, हैदर अली ने, टीपू सुल्तान के पहले उनके पिताजी हैदर अली थे, तो हैदर अली ने बोला कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मैं संरक्षण दूंगा। और मेरी संरक्षण में कोई है और उसको अंग्रेजों ने जाके अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो मुझे बाध्य होना पड़ेगा अपनी बात को, अपने कमिटमेंट को बनाए रखने के लिए कि हम अंग्रेजों के साथ युद्ध में शामिल हों। यह है कुल मिला के क्वेश्चन का आंसर। अगला हम लोग देखते हैं। तो यहां पर यह चीज जो हम लोगों ने अभी बात की है वह यहां पर चीजें लिखी हुई हैं। आगे देखते हैं हम लोग। The Battle of Wandiwash was a direct local manifestation of which major international conflict unfolding in Europe। यानी लड़ाई हो रही है यूरोप के अंदर और आपका वांडीवॉश है हमारे प्रायद्वीप पठार पेनिसुलर एरिया में, नीचे दक्षिण भारत में। तो आपको बताना है कि कौन सा यूरोप में ऐसा युद्ध छिड़ गया था जिसकी वजह से वांडीवॉश का 1760 का युद्ध हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 ईयर्स वॉर। 7 सालों का एक युद्ध शुरू हुआ था 1756 के आसपास से 1763 तक में। तो इस युद्ध में अगर आप देखेंगे तो इस 7 सालों का जो युद्ध हुआ था और ये खत्म कैसे हुआ था, तो देखिए बाहर हुआ है शुरुआत, तो इसकी संधि भी बाहर होगी, ट्रीटी बाहर साइन होगी। तो ये था ट्रीटी ऑफ पेरिस, लगभग 1763 में साइन हुआ था। उसके बाद शांति काल, उसके बाद शांति की स्थापना हुई थी और अंग्रेज और फ्रेंच जो एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी लड़ाई को बंद कर दिया। तो ये 7 ईयर वॉर, जो सप्तवर्षीय युद्ध हम जिसे बोलते हैं, उसी का ये नतीजा था कि हमारे भारत में वांडीवॉश का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। वांडीवॉश के युद्ध में कौन क्या हारा था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो फ्रेंच हैं उनकी तरफ से उनके आर्मी जनरल का नाम था काउंट डी लैली। ये थे फ्रेंच जनरल जो लीड कर रहे थे फ्रांस की आर्मी को। और इनको किसने हराया था? ये हार गए थे, डिफीटेड, गॉट डिफीटेड, ये हार गए थे। किसके द्वारा हारे थे? इंग्लिश ब्रिटिश, एक इंग्लिश आर्मी ऑफिसर थे जो लीड कर रहे थे, वो थे आयरकूट, EYRE, आयरकूट, सर आयरकूट ये थे। आयरकूट ने काउंट डिलैली को हरा दिया था वांडीवॉश के युद्ध में। ये चीज पता होना चाहिए 1760 में। तो आगे अगर आप ऊपर देखेंगे अगला, तो एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ है कि जो तीसरी कर्नाटक युद्ध था, और खास तौर पे यहाँ बात हो रही है वांडीवॉश के बैटल की। तो युद्ध जो था, वांडीवॉश का जो युद्ध था 1760 में, उसमें इसका ये किस लिए हुआ था भारत में युद्ध? क्योंकि ये नतीजा था 1756 से 1763 तक जो यूरोप में 7 वर्षों का युद्ध हुआ था, 7 ईयर्स वॉर। और इसमें ब्रिटेन और फ्रांस दोनों अलग अलग साइड में खड़े थे, दोनों आपस में युद्ध लड़ रहे थे। और इस लड़ाई में काउंट डी लैली हार गए थे, किससे? आयरकूट से। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, देखिए यही क्वेश्चन है फिर से। Following their crushing defeat at the Battle of Wandiwash in 1760, the French forces under Count de Lally were forced to surrender which of their primary strongholds to the British in 1761। यानी 1760 में वांडीवॉश के युद्ध में करारी हार के बाद काउंट डी लैली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेनाओं को अगले वर्ष 1761 में अपना कौन सा मुख्य गढ़ अंग्रेजों को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जो भी पक्ष जीतता है वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी शर्तों पर हम संधि को साइन करा ले, हस्ताक्षर करवा ले। अब यहाँ 1760 में एक बड़ा युद्ध, फ्रांस के लोग हार गए भारत में। तो इनका जो सबसे मजबूत पकड़ था वो कहाँ पे था? पौंडीचेरी था। तो पौंडीचेरी जो था उसको ये अंग्रेज लेने की कोशिश किए और उन्होंने 1761 में इनसे ले लिया था। एक बहुत महत्वपूर्ण ये कड़ी थी। इसीलिए 1763 में जब पेरिस में संधि हुआ तब उनको पौंडीचेरी अंग्रेजों को दिया गया, फ्रांस को दिया गया, फ्रेंच को। लेकिन बोला गया कि अब से आप यहाँ पर किलेबंदी तरीके से और सेना नहीं रखेंगे, जिससे कि अंग्रेजों का उसके बाद से एक छत्र राज शुरू हो गया। तो ये चीज आपको समझना है, क्योंकि देखिए 1760 में जो वांडीवॉश का युद्ध हुआ वो 1757 और 1764 के बीच में पड़ता है। अब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गए। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गए। लेकिन उसके पहले अंग्रेजों ने 1760 में वांडीवॉश की लड़ाई जीती। ये लड़ाई इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। अगर ये लड़ाई वो नहीं जीतते तो शायद बक्सर की लड़ाई को जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता। जब 1760 में ये जीत गए, फ्रेंच किसी की मदद नहीं कर सकते थे। जो
किसके विरुद्ध लड़ रहे हैं? अंग्रेजों के विरुद्ध। अब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाला कोई भी राजा किसी फ्रांसीसी सेना की मदद नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा हार चुका था, उनका आर्मी जनरल हार चुका था। वो तो खुद अपना महत्वपूर्ण गढ़ 1761 में जो पौंडीचेरी है, वो अंग्रेजों को गंवा बैठे हैं। तो इसीलिए 1760 के बाद से अंग्रेजों को चुनौती देना ना के बराबर था। अब ये जो सोच थी, ये कहाँ टूटी? ये टूटी है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1767 से 1769 तक जो ये युद्ध लड़ा गया है, किसके किसके बीच में? हैदर अली, यानी कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आप पढ़ते हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1769 में एंड हुआ। तो यहाँ इनको लगा कि प्लासी जीत गए, अंग्रेजों को लगा कि हम प्लासी जीत गए, हम वॉन्डिवॉश भी जीत गए, फ्रांस की सेना भी हार गई, दोबारा इसमें मुगल सेना भी थी, अवध की सेना भी थी और फिर से बंगाल की सेना थी, ये भी हम जीत गए। तो अब हमें कौन हराएगा? अब एक सब राजाओं के मन में ये बात उठ गया। लेकिन जब हैदर अली ने अपनी शर्त पे 1769 में मद्रास में संधि को साइन कराया, तब अंग्रेजों को लगा कि अभी भी भारत में कुछ ताकतें मजबूत हैं, क्योंकि 1782 में अंग्रेज अभी किससे हारेंगे? मराठाओं से भी हारेंगे और ट्रीटी ऑफ सलबाई होगा, सलबाई का संधि होगा साइन। और इसीलिए अंग्रेजों ने फूट डालना शुरू किया कि हमें एक पक्ष को हराने के लिए दूसरे पक्ष को उसी समय अपनी तरफ रखना जरूरी है। तब ये फिर हैदराबाद को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। वो सब बात की चीजें जो आप हिस्ट्री में हमेशा पढ़ते हैं। तो आपको चीजों को जोड़ना पड़ेगा युद्ध को। प्लासी को अलग से पढ़ के मत बैठ जाइए। प्लासी है 1757। तो अगर कुल मिला के आपको एक टाइमलाइन बनानी है, तो टाइमलाइन हमेशा अपना बना के चलिए। 1757 की प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज जीत गए। 1760 में वॉन्डिवॉश का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। 1767 से 1769 तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है। 1782 में अंग्रेज किसके साथ लड़ रहे थे? इधर अब देखिए 1782 में जब आप पढ़ेंगे तो ये एक ऐसा समय था कि 1775 से 1782 तक अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में लड़ाई चल रही है। और 1780 से 1784 तक दूसरा युद्ध लड़ रहे हैं वो मैसूर से। अगर उसी समय अंग्रेज ये दोनों लड़ाई बहुत बुरी तरह हार गए होते, तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। इसी के बाद उन्होंने कभी मराठाओं को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, क्योंकि फिर अंग्रेजों ने ये तोड़ निकाला कि किसको कौन सी जमीन चाहिए, उस लालच में मिलाओ। अगर ये मराठा और हैदर अली सब लोग एक हो गए होते, टीपू सुल्तान, तो फिर शायद अंग्रेजों के लिए और दिक्कत हो जाता। तब उन्होंने बोला कि जितनी मराठाओं को एरिया चाहिए मैसूर की तरफ, वो हम उनको देंगे अगर वो हमारा साथ देंगे। तो फिर हर एक को फिर वो एक त्रिकोणीय श्रृंखला हो गई थी, जिसमें हैदराबाद, मैसूर और मराठा, ये तीनों ताकतें आपस में लड़ती थी और अंग्रेज उनके बीच में अपना फायदा निकालते थे। तब जाके उनका अस्तित्व एक बार को खतरे में पड़ के दोबारा वो मजबूत हुए। तो ये सब चीज़ें हैं, जो थोड़ी सी चीज़ें आप अगर उसको लिंक करने के लिए कोशिश करेंगे, तो बहुत अच्छा हिस्ट्री आपको समझ में आना शुरू होगा। बाकी जब भी हम लोग चीज़ों को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यही वो कुल मिला के बात है। यहाँ पर वो बात लिखी हुई है जो हम लोगों ने पढ़ी है कि 1760 में वॉन्डिवॉश के मैदान पर सर आयरकूट ने इनसे बुरी तरह पराजित होने के बाद फ्रांसीसी सेना पूरी तरह बिखर गई। और कौन लीड कर रहा था फ्रांसीसी सेना को? काउंट डी लैली। और किसने हराया? जो अंग्रेजों ने हराया फ्रांस की सेना को। और अंग्रेजों को लीड कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना को कौन लीड कर रहा था? तो वो लीड कर रहे थे आयरकूट। और किसको हराया? काउंट डी लैली को। ये कुल मिला के चीज है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल, एट विच सेशन इन दिसंबर 1913 डिड द पंजाब हिंदू सभा पास ए क्रूशियल रिजोल्यूशन प्रपोजिंग द क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया हिंदू सभा? यानी सवाल क्या लिखा है, दिसंबर 1913 में किस सत्र अधिवेशन में पंजाब हिंदू सभा ने एक अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनाने का प्रस्ताव पारित किया था? अखिल भारतीय जो हम लोग अखिल भारतीय महासभा, जो अखिल भारतीय महासभा, हिंदू महासभा जो हम लोग पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत प्रांतीय स्तर से हुई थी। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब आपको हर चीज को लिंक करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? ढाका में 1906 में। किसने किया था? आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं, यूट्यूब पे सबके लिए पढ़ाई हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपको जोड़ना होगा इस कड़ी से कि 1909 में मोर्ले मिंटो सुझाव के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया, उसके हिसाब से क्या हुआ 1909 में कि कहीं ना कहीं पृथक निर्वाचक का जो बात किया जा रहा था, निर्वाचन का, सेपरेट इलेक्टोरेट का,
वो किया गया कि मुस्लिम लोगों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हो, उनके मतदाता अलग हो, इस तरीके से एक सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश की गई अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जब दोनों चीजें हो गई, फिर उसके बाद हिंदुओं के स्तर पे भी यहाँ पर आप देखेंगे अक्टूबर 1909 में एक पहली मीटिंग होती है प्रांतीय स्तर पे, और वो होती है पंजाब हिंदू सभा की। पंजाब हिंदू सभा की पहला जो मीटिंग था वो आपका हुआ था लाहौर में, याद रखिएगा। तो ये लाहौर का जो सत्र था, लाहौर का सेशन, ये इनका पहला सत्र था। इनका बाद में सत्र हुआ है 1913 में दिसंबर में, और ये जब हुआ है, ये हुआ है अंबाला के सेशन में, अंबाला के सत्र में। यहां पर डिसीजन लिया गया, ये क्या लिया गया कि हम एक अप्रांत स्तर से ऊपर उठ के ऑल इंडिया हिंदू सभा बनाएंगे। तो ऑल इंडिया हिंदू सभा, ये जो ये ऑल इंडिया हिंदू सभा था, अखिल भारतीय हिंदू सभा, ये इसकी बात की गई 1913 में। और 1915 में जब आप देखेंगे हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था, तब इसमें अखिल भारतीय सभा, अखिल भारतीय स्तर का हिंदू महासभा का गठन किया गया था। बाद में उसका नाम बदल के 1921 में मदन मोहन मालवीय जी और बाकी लोगों के नेतृत्व में अखिल भारतीय महासभा की बात की गई थी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बात की गई थी। अब एक चीज और समझना है, ये जो इनका पहला लाहौर में सत्र हुआ था, किसका? ये पंजाब हिंदू सभा का। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय जी ही कर रहे थे। ये बात आपको याद रखना है। और जब हम बीएचयू के बारे में भी पढ़ेंगे 1916 में, तो इन्होंने ही स्थापना की थी, तब वो एक अलग मुद्दा बनेगा। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि 8 दिसंबर 1913 को प्रांतीय सभा, इनकी जो प्रांतीय सत्र हुआ था, अंबाला में सभा हुई थी। अंबाला सत्र में जो प्रांतीय सभा हुई थी, वहां पर इस बात को विचार रखा गया कि अब हम प्रांतों से ऊपर उठ के अखिल भारतीय स्तर पे हिंदू सभा, हिंदू महासभा की बात होने लगी कि हम स्थापना करेंगे। और यही आगे चलकर आप यहाँ देखिए 1915 में हरिद्वार में यहाँ पर अखिल भारतीय हिंदू सभा के, अखिल भारतीय हिंदू सभा का अस्तित्व हमें देखने को मिला। कब? 1915 में। तो ये सब चीजें ऐसे आपस में जुड़ी हुई हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, कभी कभी हटके आ जाता है, बट हर चीज को हमें जोड़ने की कोशिश करनी है, तभी आपको हिस्ट्री में समझ में आएंगी चीजें। अब ये क्वेश्चन देखिए, कौन वो ब्रिटिश ऑफिसर था जिसको सरकार ने अपॉइंट किया था टू एक्टिवली लीड द मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस फॉर द सप्रेशन ऑफ ठग्स इन इंडिया? जो ठग होते थे भारत में, उनके दमन के लिए, उनको खत्म करने के लिए सैन्य और खुफिया अभियानों का सक्रिय रूप से नेतृत्व करने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त किया गया? तो आपको ये पता होगा, ये है कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन। ये इनका नाम आपको सुना होगा आपने, कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन, यही इसके राइट आंसर है। और आयरकुट कौन है? अभी हमने आयरकुट पढ़ा था, वॉन्डिवॉश की लड़ाई में काउंट डी लैली, जो कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे, उसको ब्रिटिश आर्मी ने हराया था। जो ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे, उनका नाम था कॉलोनल आयरकुट। यह पता हो गया, 1760 में था। और ये जो विलियम हेनरी स्लीमैन है, ठगों को सप्रेस करने के लिए, उनका दमन करने के लिए यहाँ पर कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन की इनको जिम्मेदारी दिया गया था। और ये सब किसके कार्यकाल में हुआ था? विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। क्योंकि 1833 के आसपास की ये बात है, एक अलग विभाग भी बना था जिसका नेतृत्व हेनरी स्लीमैन कर रहे थे, और इसकी नियुक्ति किसने की थी? विलियम बेंटिक ने। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन सेंट्रल ऑफिसर थे जिनकी नियुक्ति उस समय की गई थी। यही ये चीज है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग आगे। What were the names of the 3 steam engines that pulled India's historic first passenger train from Bombay to Thane in 1853? आपने अक्सर पढ़ा होगा कि भारत का पहला जो ट्रेन था 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में चलाया गया था, लेकिन उस ट्रेन को चलाने के लिए 3 भाप के इंजनों को भी इस्तेमाल में लाया गया था। उनका नाम क्या है, ये हमें बताना है, यही प्रश्न है। तो 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक भारत की ऐतिहासिक पहली यात्रा ट्रेन को खींचने वाले 3 भाप इंजनों के नाम क्या थे? तो उनके नाम थे सिंध, सुल्तान और साहिब, यानी ये बी ऑप्शन, सिंध, सुल्तान और साहिब। 3S क्या है? एक सिंध, सुल्तान और साहिब, ये नाम, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नया क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा, बट आजकल टफ क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और इसमें आप पढ़ेंगे कि जो पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच में, ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को, ये पता होना चाहिए। और इसमें 14 कोच थे।
14 कोच को खींचने के लिए 3 भाप के इंजन साहिब, सुल्तान और सिंध, इन 3 नाम के इंजन को इस्तेमाल में लाया गया था। अगला सवाल, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फेमस पर्शियन डायरी एंड आई विटनेस अकाउंट रिटेन बाय मिर्जा गालिब दैट डिटेल्स द ट्रेजिक इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन दिल्ली? मतलब क्या है इसका? मिर्जा गालिब द्वारा लिखित उस प्रसिद्ध फारसी डायरी और प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत का शीर्षक क्या है जिसमें दिल्ली में 1857 के विद्रोह की दुखद घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है? मिर्जा गालिब उस समय दिल्ली में मौजूद थे, जो आखिरी मुगल बादशाह थे उनके दरबार में ये मौजूद थे और बहादुर शाह जफर के ये दरबार में थे। इन्होंने वहाँ पर दिल्ली में जो चीज़ें थी उसका बड़ा ही हृदय विदारक तरीके से उसके बारे में बताया। उसमें उन्होंने बताया कि बहुत दुखद था ये सब चीज़ों को देखने का। हर घर एक जेल की तरह दिख रहा था, हर सड़कें खून से लाल हुई पड़ी थी, हर एक इंसान क्रांतिकारी था, मन में क्रांति लेके आगे बढ़ना चाह रहा था। इस तरह से बहुत अच्छा उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। तो जहाँ पर उन्होंने लिखी हैं वो पुस्तक का जो रूप है वो आपको बताना है कि वो जो डायरी में लिखते थे बाद में जो पुस्तक का रूप बन पाया उसका नाम क्या है? उसका नाम है दस्तांबू। दस्तंबू नाम है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे यही पूछ दें कि कौन उस समय ऐसे कवि थे जो मौजूद थे तो उनका नाम हो जाएगा मिर्जा गालिब, और अगर वो उनके लिखे हुए चीजों के नाम पूछ दिया जाएगा तो दस्तंबू उसका नाम हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। दस्तंबू मिर्जा गालिब जी का पर्सनल वॉर टाइम मेमोयर था, यानी कि दस्तंबू मिर्जा गालिब का व्यक्तिगत संस्मरण है जिसमें उन्होंने युद्ध के दौरान बातें लिखी थी। और जो उन्होंने लिखी है वो प्योर आर्किक पर्शियन में लिखी हुई है। उसमें उन्होंने रोज के संघर्ष के बारे में बताया है और जो भी उन्होंने 1857 के बारे में चीजें देखी थी। शुद्ध और प्राचीन फारसी में लिखी गई यह डायरी मई 1857 से लेकर अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने तक के उनके संघर्षों और अनुभवों को दर्शाती है, याद दिलाती है। ये चीज पता होना चाहिए। एट विच स्पेसिफिक हिस्टोरिक लोकेशन डिड लॉर्ड कैनिंग रीड आउट क्वीन विक्टोरियाज हिस्टोरिक प्रोक्लेमेशन ऑन नवंबर 1 1858? यानी 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का ऐतिहासिक घोषणा पत्र किस विशिष्ट स्थान पर आयोजित दरबार में पढ़कर सुनाया था? अब यहां से कई सारे सवाल निकलेंगे। 1857 की क्रांति के बाद क्वीन विक्टोरिया जी का एक डिक्लेरेशन था, घोषणा पत्र था, जिसको पढ़ा गया था। अगर यही पूछ दिया जाए कि गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, वाइसरॉय कौन थे, जब 1857 की क्रांति हुई थी, तब लॉर्ड कैनिंग थे। दूसरा सवाल, कब क्वीन विक्टोरिया के भाषण को पढ़ा गया था, कब उन्होंने जारी किया था अपने भाषण को, प्रोक्लेमेशन को, घोषणा को? वो घोषणा पत्र जारी हुआ था 1 नवंबर 1858 को। ये भी पूछा जा चुका है, पीपीएससी में आ चुका है और भी कई सारे एग्जाम में आया है। तीसरी बात, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूपी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, क्योंकि कहां पर क्वीन विक्टोरिया के द्वारा घोषणा पत्र जो जारी किया गया था वो कहां पर लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा मिंटो पार्क, इलाहाबाद। आज का जो मिंटो पार्क है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, अब तो उस समय इलाहाबाद नाम था, तो वहां पर मिंटो पार्क जो आप देखते हैं वहां पर इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था खुद से। तो ये है कुल मिला के चीज जो आपको पता होना चाहिए। और यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बड़ा सा ग्रैंड रॉयल दरबार का आयोजन किया गया था 1858 में 1 नवंबर को। और आज जो आप मिंटो पार्क पढ़ते हैं, मिंटो पार्क जो देखते हैं प्रयागराज में, इलाहाबाद में, वहीं पर इसकी आपको याद आती है इस चीज की कि ऐसा कुछ आयोजन हुआ था। तो प्रयागराज में मिंटो पार्क वाले क्षेत्र में एक भव्य शाही दरबार का आयोजन किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग गैदर्ड लोकल डिग्नेटरीज एंड रूलर्स टू फॉर्मली अनाउंस कि ब्रिटिश क्राउन वाज टेकिंग डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड। यहाँ पर जो मिंटो पार्क था, जब घोषणा पत्र को पढ़ा जा रहा था तो जितने शासक थे, राजा थे, सबको बुलाया गया था और कहा गया था कि अब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी का रूल, कंपनी का शासन खत्म, और ब्रिटेन का शासन, जो ब्रिटिश सरकार है, रानी साहिबा हैं, उनका शासन सीधा सीधा भारत पे हुकूमत शुरू हो जाएगा। कब से? 1 नवंबर 1858 में, जब ये घोषणा किया गया है। तो ये कुल मिला के डिस्कशन है हिस्ट्री का, हम लोगों का आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे इस सीरीज में, हम लोग हर तरीके की चीज़ों को देखेंगे, लगभग हर सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी लोअर पीसीएस है तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को देखना, और बाकी जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 17 सवाल आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है।
हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जब भी आगे बढ़ेंगे 18 सवाल से हमारा शुरू होगा। तो तब जब वीडियो बनेगा तब भी मेरा आग्रह रहेगा लोगों से कि आप लोग प्लीज़ इन 17 वीडियोस के डिस्कशन को ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें लिंक होती चलेंगी और जैसे-जैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में अंदर जाएँगे, चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम लिंक करने की कोशिश करेंगे। लिंक करने से, कड़ियों को जोड़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी और हिस्ट्री आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप लोग रिवीजन अच्छे से करते रहिए। कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछना है, यूट्यूब में नीचे कमेंट सेक्शन के आप बात अपनी रखिए। जो क्वेश्चन मैं पूछता रहता हूँ आप लोगों से, उसका आंसर दिया करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ जितना समय है पूरा 100% अपना पढ़ाई में दीजिए। आप अपना 100% दीजिए, ये ज़रूरी है। इसके बाद एग्ज़ाम में कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, वो सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।